नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। कल हमने वर्ण विचार का स्वर और व्यंजन को डिवाइडेशन और उसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। आगे हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अंग और अह। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं उनमें 11 संख्या होती है, बाकी के जो अंग और अह हैं उनको अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती हैं। अंग में देखो ए प्लस इसके ऊपर बिंदी लगाने से क्या बना? अंग। जैसे अंग, वंशी, दंड, चंचल, दंत, चंपा, हंस। अह, अह में अ के साथ अह है की ध्वनि आती है। संस्कृत में आता है ना जो विसर्ग, उसमें है की, जैसे सह, तह, तम। तो अह की ध्वनि आती है की ध्वनि उच्चारित होती है, जैसे प्रातः, दोहु आदि। आगे देखिए र के विशेष नियम। र है उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो उसके कुछ नियम हमें बता रखे हैं, वो हम पढ़ते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि र के साथ हल चिन्ह नहीं लगता। बाकी सब हम वर्ण लिखते हैं तो उस वर्ण को आधा बताने के लिए हम उसके पैरों में हल चिन्ह लगाते हैं, यानी हलंत लगाते हैं। लेकिन र के साथ कभी भी हलंत नहीं लगता, क्योंकि आधे र को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे क, कर्म, क के बाद में आधे र की ध्वनि आ रही है तो आधा र मैं के ऊपर चढ़ जाता है। आशीर्वाद, तो आधा र है वो अगले वर्ण पे चढ़ेगा वा के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, जब र से पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैर में लगता है। कहने का मतलब देखो, जैसे प्र, तो प भी यहाँ पर आधा है और साथ में र है, तो प के पैरों में कौन लग जाएगा? र। यानी जहां पर र से पहले आने वाला वर्ण स्वयं आधा होता है तो र उसके पैरों में लग जाता है, उस वर्ण की आधे वर्ण के पैरों में लगता है। जैसे आगे देखिए क्रम, क के नीचे लगेगा प्र, क्रम। आगे देखिए ट या ड के साथ र नीचे के रूप में जुड़ता है। जैसे ट प्लस र, ट के साथ र जुड़ने से ट्रक, ट्रक, ट्रेन। जो नीचे से गोलाकार होते हैं ट और ड, ये वाले के साथ में ये जो र होता है आधा र, वो किस रूप में लगेगा? ये पाई के रूप में लगेगा। ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ट्रॉली। आगे देखिए श के साथ र का प्रयोग होने पे श्र बन जाता है। अब हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था ना, श प्लस र बराबर श्र, तो श के साथ र बनने से श्र बन जाता है, श्रम, श्री। आगे देखिए त के बाद र आने पर त्र बन जाता है, ये भी हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था, क्षत्र, श्र पढ़ा था ना। तो तय में र जुड़ने से क्या बनता है? त्र। आगे देखिए स के साथ र का प्रयोग होने पर स्त्र बन जाता है, जैसे सहस्त्र, स्रोत, है ना। तो स के साथ र बनने से आधा स और ये त्र बन जाता है। जैसे प्राय स्त्र को आधा स उत्र समझ लिया जाता है, लेकिन यह गलत है। स्त्रोत, स्त्रोत नहीं बोल के स्त्रोत बोला जाता है। आगे देखिए र के साथ उ और बड़े ऊ की मात्राएं बीच में लगती हैं। ये चीज भी बच्चे आज तक भी गलत करते हैं। जो र है उसके साथ ऊ की मात्रा हमेशा बीच में उसके पेट में लगती है। नहीं तो हम ऊ की मात्रा हमेशा नीचे लगाते ना, हर वर्ण के नीचे ऊ की मात्रा नीचे लगती है। किंतु र ही एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसके पेट में ऊ की मात्रा लगती है। अब देखिए बेटा, र के साथ छोटे ऊ की मात्रा की घुंडी देखो आगे की तरफ हो जाती है, जैसे रुपया, और बड़े ऊ की मात्रा है उसमें घुंडी पेट के अंदर की तरफ से गोलाकार बनेगी। आगे देखिए आगत व्यंजन। सबसे पहले तो आगत का अर्थ समझो। आगत यानी दूसरी भाषा से आया हुआ, आगत, गत यानी आया हुआ, तो दूसरी भाषा से आया हुआ स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो क्या बोलते हैं? आगत। अपने पास आगत स्वर क्या था? ओ। जैसे अपन ने पढ़ा था ना डॉक्टर, वो तो था आगत स्वर। और आगत व्यंजन कौन से हैं? जय और फे, जो कि अंग्रेजी और फारसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आए हैं। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर,
तो जय के नीचे ये डॉट लगा हुआ है और रफू फै के नीचे डॉट लगा हुआ है, तो ये क्या है, उर्दू भाषा के शब्द हैं। तो ये जो डॉट लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, नुक्ता। इसी तरीके से देखिए विजन और फादर ये अंग्रेजी शब्द है। आगे देखिए हम करते हैं अभ्यास प्रश्न। ये जो नीचे हैं अब आप जान गए होंगे, ये सब हमारे पढ़े हुए हैं। अभी आगे हम अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं, वापिस से इसका हमारे पास रिवीजन हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, देखिए वर्णों के भेद, एक बार हम इस चित्र के माध्यम से, जो रेखा चित्र है ना, इसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। वर्णों को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन में। फिर हम सबसे पहले स्वर लेते हैं। स्वरों को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, और पहले देखो स्वरों की संख्या अपने पास कितनी थी, 11 थी, जिसमें ह्रस्व को हमने दिए ए ई उ री, 4 तो हमने दिए ह्रस्व को, बाकी 7 जो बचे हैं वो हमने दिए दीर्घ को। और प्लुत स्वर होता है वो ओम, तो ओम में यानी तिगुना स्वर लगता है, तो 3, और उसमें से लाइन निकाल के ये दर्शाया गया है कि इसमें तिगुना स्वर लगता है, लेकिन 11 स्वरों में से इसको कुछ भी नहीं दिया गया है। आगे देखिए व्यंजन, व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। तो कै से लेकर म तक के जो व्यंजन होंगे वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, और उष्म क्या होते हैं, श, श, श और ह। यहाँ तक हमने एक बार वर्णों का क्लासिफाई डिवाइडेशन पढ़ लिया है। अब आगे देखिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने इसकी पीडीएफ बनाई हुई है, आपके पास सेंड कर दी जाएगी, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो आगे देखिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति और ये सब है ये आप बुक में ही फिल करेंगे। नंबर 1, जो ध्वनियां मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। जो बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है यानी स्वतंत्र रूप से जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, स्वर। नेक्स्ट देखिए सेकंड, जो ध्वनियां स्वर की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। जो स्वर की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। नेक्स्ट देखिए, जो ध्वनि मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनु ना सी क, ये क्या बना, अनुनासिक। और इसका चिन्ह पता है क्या, इसका चिन्ह कौन सा होगा, चंद्र बिंदु, यानी मुंह और नाक दोनों से ये ध्वनि बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, जो ध्वनि केवल नाक के रास्ते से बाहर आती है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार, इसका चिन्ह आपको पता है, इसका चिन्ह कौन सा है, एक बिंदी लगती ना, जैसे अंक, पंकज, वैसे सिर्फ बिंदी लगेगी, ठीक है। आगे देखिए नंबर 4, निम्नलिखित चिन्ह किस ध्वनि के लिए आते हैं, सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो यहाँ पर सही जो उत्तर है उस पर आपको टिक का निशान लगाना है। ये देखो चंद्र बिंदु अपने पास क्या है, अनुनासिक। ये देखो हमने ऊपर भी पढ़ा इस चीज को, तो ये क्या होगा, अनुनासिक। नेक्स्ट देखिए अनुस्वार, नेक्स्ट होगा अनुस्वार। अब आगे देखिए, हल, उ, विसर्ग, नुक्ता, इसमें से ये क्या है, विसर्ग है अपने पास, तो हम विसर्ग पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास जो री की मात्रा बोलते हैं हम इसको, तो आगे री पे टिक लगाइए। आगे देखिए ये र, आधा र है, जैसे कर्म। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग तथा द्वितीय किसका प्रयोग हुआ है। अपने पास 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन से शब्द में क्या प्रयोग हुआ है। पंच, तो इसमें अपने हुआ है अनुस्वार, यानी पैर के ऊपर जो बिंदी लगी उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। नेक्स्ट देखिए गद्दा, यहाँ पे क्या है, द्वित्व है, यानी द और द, एक द आधा है और एक द पूरा है, तो ये क्या बना, द्वित्व, द्वित्व है, यानी एक वर्ण है वो 2 बार आता है।
आगे देखिए चांद, ये क्या है? अनुनासिक। चांद क्या है? अनुनासिक। तो चांद के ऊपर क्या लगी हुई है? चंद्र बिंदु लगी हुई है। आगे देखिए प्रातः, प्रातः क्या होगा? विसर्ग। इसमें दो बिंदी आई है ना संस्कृत की तरह, तो प्रातः में क्या होगा? विसर्ग। आगे देखिए नीचे दिए गए शब्दों का उचित समूह के साथ मिलान कीजिए। ह्रस्व स्वर अ, री, ई, उ। आगे देखिए दीर्घ स्वर ई, ए, ओ, आ। आगे देखिए व्यंजन, व्यंजन अपने पास त, ठ, त, न। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, य, श। आगे देखिए अनुस्वार क, क्ष, म, न। अनुनासिक, अनुनासिक अपने पास अ, त, पा, सा। रे में उ तथा उ की मात्रा लगाकर दो दो शब्द बनाइए। र प्लस उ तो क्या बना? रुकावट। अब देखिए इसमें रू में घुंडी है, वो आगे की तरफ दी हुई है, यानी छोटे रू में घुंडी आगे की तरफ दी हुई होगी। रुकावट, रुलाना। नेक्स्ट देखिए र प्लस उ, रूप, अमरूद। तो रू में अपने को जोर आ रहा है और ये घुंडी है वो पेट के अंदर घुसी हुई रहेगी। आगे देखिए ओ ध्वनि वाले तीन शब्द, अपने को पता है ओ ध्वनि कौन सी भाषा से ली गई है? अंग्रेजी भाषा से ली गई है। ये क्या है? आगत। आगे देखिए डॉक्टर, कॉलेज, फुटबॉल। ओ की ध्वनि आ रही ना, जय और फे वाले। अब जय और फे में अंग्रेजी के शब्द भी होते हैं और उर्दू के शब्द भी होते हैं। तो अंग्रेजी के तो अपने को पता है विजन, फ्रूट, तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। नेक्स्ट देखिए मजबूत और रफ्तार, ये अपने हैं उर्दू भाषा के शब्द। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये। अब आप इस शब्द का सब चीजों का अभ्यास करें और इस चैप्टर को समझें। हिंदी भाषा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अपनी भाषा की शुरुआत ही वर्ण से होती है। अगर हमने वर्णों का अच्छे से ज्ञान ले लिया तो हमें मात्रा की मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।